हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? फिर से एक बार मिल रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं दीपक बोगरा आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, तो हमारा जो 11th का चैप्टर है, फर्स्ट वाला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें जो हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो वो टॉपिक में से अगर कोई न्यूमेरिकल बेस के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है तो उसे किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, उसी के बारे में आज का मैंने लेक्चर बनाया है। ओके, अगर मान लीजिए ए वाले टॉपिक में से कोई एमसीक्यू रहता तो कौन सी वे से हमें वो सॉल्व करना है वो भी मैंने रेगुलर लेक्चर में बता दिया है। ओके, तो एक बार वो फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि मान लीजिए अगर हमारे क्वेश्चन में दिया गया होता कोई भी सैंपल की प्रिपरेशन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड दी गई होती, डिफरेंट सॉर्सेज दिए गए होते, तो वो कौन सा वाला लॉ ओबे करता है, तो हमें हिंट मिल जाती है कि सैंपल तो सेम ही है लेकिन उसकी जो मेथड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है, डिफरेंट सोर्सेज है, तो सैंपल सेम रहेगा। तो जो सैंपल है उसमें रहने वाले जो एलिमेंट्स है उसके परसेंटेज मीन्स के उसका अमाउंट भी क्या रहेगा, डेफिनेट रहने वाला है। तो वो कौन सा वाला लॉ आएगा उसमें, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मान लीजिए दो एलिमेंट है और दो कंपाउंड है तो उसमें कौन सा वाला आएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीन एलिमेंट है, तीन कंपाउंड है तो आएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक तो हमने रेगुलर लेक्चर में बता ही दी है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल बेस पे वो टॉपिक के क्वेश्चन आ जाते हैं, ओके, तो वो कैसे सॉल्व करना है, ओके, वो आज के लेक्चर में मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो स्टार्ट कर देगा इस पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, तो पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी एंड सी आर थ्री एलिमेंट्स गिविंग कंपाउंड्स ए बी एस एंड बी सी। अभी अभी मैंने बताया थ्री एलिमेंट्स थ्री कंपाउंड्स, तो कौन सा वाला लॉ आएगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो थ्री एलिमेंट हमारे पास है ए बी एंड सी, ओके, और तीन कंपाउंड बना रहे हैं ए बी एस सी एंड बी सी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ए बी कंटेन 75% ऑफ ए, तो जो ए बी कंपाउंड हमें दिया गया है उसमें 75% तो ए है, तो सीधी सी बात है बी कितना रहेगा भाई, 25% बी रहेगा। ओके, ए सी कंटेन्स 57.14% ऑफ सी, तो हमें ए सी दिया गया है जिसमें 57.14% सी दिया गया है, तो सीधी सी बात है ए कितना रहेगा भाई। ओके, 100 में से 57.14 को निकाल देंगे तो रहेगा 42.86% ऑफ ए। ठीक है, और लास्ट में BC कंटेन्स 11.11% ऑफ बी, तो और एक दिया गया है BC जिसमें दिया गया है 11.1% ऑफ बी, तो सीधी सी बात है सी कितना रहेगा, 88.89% ऑफ सी। ठीक है, तो ए वाला न्यूमेरिकल में हमें प्रूफ करना है कि इलस्ट्रेट दैट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो शो दैट द रिजल्ट इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो हमें शो प्रूफ करना है कि हमें जो डेटा दिया गया है हमारे क्वेश्चन में, वो डेटा हमारा जो लॉ है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का उसे ओबे करता है। ठीक है, तो अगर शॉर्ट में बता दूं हमारा जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कह रहा था कि मान लीजिए ए और सी, पहले वो थोड़ा सा लॉ के बारे में बता देता हूँ कि मान लीजिए ए एंड सी कोई तीसरे एलिमेंट बी के फिक्स वेट, ए एंड सी अगर बी के साथ कंपाउंड बना रहे हैं, बी के फिक्स्ड वेट के साथ कंपाउंड बना रहे हैं, तो ए एंड सी भी क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे और कंपाउंड बनाएंगे। तो ए एंड सी के जुड़ने से जो नया कंपाउंड बनेगा उसमें ए एंड सी का जो प्रपोर्शन रहेगा, ओके, वो जो भी ए बी में ए का था और बी सी में सी का प्रपोर्शन था उतना ही रहेगा या उसके सब मल्टीपल में रहेगा। ओके, देखते हैं वाले न्यूमेरिकल में। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं कि मान लीजिए बी के साथ, बी के कोई फिक्स वेट के साथ ए का वेट फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, सेम टू सेम बी के फिक्स वेट के साथ सी का वेट फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम बोल देते हैं इन ए बी, तो if 25 ग्राम B is there then 75 ग्राम A, तो मान लीजिए पर ग्राम और 1 ग्राम B के साथ, 1 ग्राम B के साथ कितना A जुड़ेगा, 1 ग्राम
बी के साथ कितना सी जुड़ेगा उसके हम कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम बी के साथ कितना रहेगा, तो 75/25, तो 3 ग्राम ए रहेगा, ठीक है। उसी तरह से 1 ग्राम बी के साथ सी का कितना वेट जुड़ने वाला है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। तो इन BC if 11.11 gram B reacts with 88.89 gram C, then 1 gram B, okay, तो 88.89 divided by 11.11, तो ये कितना रहेगा भाई, 8 ग्राम, 11 into 8, ठीक है। तो 8 ग्राम of C. So we can say that 1 gram B contains, or 1 gram B joins with 3 gram of A and 8 gram of C. So ratio of A and C, okay, reacts, okay, ratio of A and C that reacts with fixed amount of B is, तो क्या रहेगा रेशियो भाई, 3:8। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बी के साथ ए एंड सी का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 3:8, ओके। अभी हमारे पास ऑलरेडी एक कंपाउंड ए एंड सी तो है ही, उसमें ए एंड सी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो ऑफ ए एंड सी इन एसी, ओके। तो एसी कंपाउंड में ए एंड सी का रेशियो निकाल लेते हैं, तो कितना है भाई, तो 42.86 जैम 57.14, दोनों को 42.86 से डिवाइड कर देंगे भाई, तो ये हम रेशियो निकाल पाएंगे। तो क्या रहेगा यहाँ पे, क्या रहेगा भाई, 1 जैम 1.333, ठीक है, 1 जैम 1.333। अगर ए रेशियो को मैं, ओके, कोई वॉल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, सीधी सी बात है, 1.33 है तो मैं डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे वॉल नंबर मिल जाएगा, ओके। तो 3 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए क्या आएगा, 3 जैम, ओके, 4, 3 जैम 4 रहेगा। तो वी कैन सी हियर गाइस, जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बी है उसके साथ ए एंड सी का जो रेशियो है वो 3:8 है, ओके। लेकिन कोई नया ए एंड सी अगर जोड़ के नया कंपाउंड बनाएंगे तो उसमें उसका रेशियो क्या है, 3:4। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ए है, ए का प्रोपोर्शन तो सेम रहता है 3, ओके। लेकिन जो सी है, सी यहाँ पे 8 है, तो सी यहाँ पे कितना है, 4 है। तो हम बोल सकते हैं, हमने बोला भी है रूल्स में कि जो भी, फिर से एक बार याद कर लीजिए, मैंने बोला था ए एंड सी जब बी के साथ कंपाउंड बनेगा तो ए का जो बी के साथ कंपाउंड रहेगा उसमें जो ए का प्रोपोर्शन रहेगा, और बी और सी का जो कंपाउंड है उसमें जो सी का प्रोपोर्शन रहेगा, वही प्रोपोर्शन जब ए और सी एक दूसरे के साथ मिलके कोई नया कंपाउंड ए सी बनाएंगे, ओके, तो वही प्रोपोर्शन रहेगा, या तो वो प्रोपोर्शन का कुछ सिंपल मल्टीपल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो सी है, ओके, ऑलरेडी ऐसी कंपाउंड में C4 है, लेकिन जो B के साथ जुड़ रहा है C वो कितना है, 8 है, तो ये सिंपल मल्टीपल 2 के मल्टीपल में। तो हम बोल सकते हैं ए वाला जो लॉ और ये जो डेटा दिया गया है वो हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का ओबे कर रहा है, ठीक है, ओके। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं गाइस, ओके। तो दूसरा वाला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या दिया गया है। चलो गाइस, तो नेक्स्ट वाला बी, 3 ग्राम ऑफ इथेन ऑन कंप्लीट कंबशन। तो हमें कंबशन दिया गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, इथेन दैट मीन्स C2H6 ऑन कंप्लीट कंबशन O2। तो हमें मालूम है जब भी कोई कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट नहीं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, ओके, उसका हम कंबशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या बनेगा भाई, पानी बनेगा। बैलेंस कर देंगे भाई, 2 कार्बन है तो यहाँ पे भी 2 रहेगा, हाइड्रोजन 6 है तो 3 रहेगा, तो ऑक्सीजन 2 × 2 4 एंड 3 7, तो यहाँ पे क्या रहेगा भाई, 7/2। तो बैलेंस इक्वेशन हमने लिख दिया है, आगे पढ़ते हैं। 3 ग्राम ऑफ इथेन, तो इथेन का हमें कितना वेट दिया गया है, 3 ग्राम।
3 gram of ethane on complete combustion gave 8.8 gram of CO2, 8.8 gram of CO2 and 5.4 gram of water. So 5.4 gram of water. Show that the given data illustrate the law of conservation of mass. तो हमें प्रूफ करना है कि जो भी डेटा हमें दिया गया है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है, ठीक है। तो हमें मालूम है जब भी थियरी हमने पढ़ी थी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ में क्या रहना चाहिए, जितना भी वेट रिएक्टेंट का है उतना ही प्रोडक्ट का रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से अगर हम बोल दें तो इसका इथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा भाई, इथेन का तो 12 इंटू 2 24 एंड 6 तो 30 ग्राम मॉलिक्यूलर मास रहेगा, ग्राम पर मोल, नो डाउट, ओके। मैं थोड़ा सा ये यहाँ पे लिख देता हूँ, 8.8 ग्राम है और 5.4 ग्राम है। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 लेकिन 2 मोल है तो 88 ग्राम रहेगा, ओके। 18 इंटू 3 54 ग्राम रहेगा, ओके। तो हमें दिया गया है 3 ग्राम, तो सीधी सी बात है, ओके। 30 ग्राम हो तब 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा और 54 ग्राम वाटर रहेगा। लेकिन हमारे पास जो ईथेन है वो 3 ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो दिया गया 8.8 ग्राम है और पानी जो मिल रहा है वो 5.4 ग्राम है। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का तो टोटल वेट मिल ही जाने वाला है, ओके। प्रोडक्ट का टोटल वेट कितना रहेगा भाई, 8 + 4 12, ओके, एंड 14.2। तो प्रोडक्ट का जो टोटल वेट है वो 14.2 ग्राम है, लेकिन यहाँ पे हमें ऑक्सीजन का निकालना पड़ेगा ना, तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन 2 कैंसल, तो 16 इंटू 7 तो 112 ग्राम रहेगा। तो ऑक्सीजन का वेट हम निकाल सकते हैं, इफ 30 ग्राम इथेन इज देयर then 112 gram oxygen is required, okay। therefore for 3 gram of ethane, okay, तो सीधी सी बात है 3 into 112 upon 30 तो 3 कैंसल 10 तो 11.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 11.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट का अगर हम समेशन कर दें तो ये भी कितना हो गया 14.2 ग्राम। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट का जो टोटल वेट है उतना ही वेट प्रोडक्ट का रहता है। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वेट सेम रहेगा तो हम उसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इससे हम कोई अलग तरीके से भी कर सकते हैं, मान लीजिए अलग मेथड हम अप्लाई कर देते हैं, अलग तरीके से भी कर सकते हैं, ओके। CO2, ओके, तो हमें मालूम है CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा 44। इफ 44 ग्राम CO2 इज देयर देन कार्बन कितना रहेगा उसमें 12 ग्राम कार्बन, ठीक है। तो हमारे पास कितना है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया गया है 8.8, तो देयरफॉर इन 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तो 8.8 इंटू 12 तो क्या रहेगा भाई अपॉन 44, ठीक है। तो क्या रहेगा यहाँ पे अगर 10 लगा दीजिए तो ये क्या हो गया भाई 2 हो गया, तो 12 इंटू 2 24/10 तो 2.4 ग्राम ऑफ कार्बन। उसी हिसाब से H2O में से हम हाइड्रोजन का वेट निकालेंगे, देखिए किस तरह से। तो H2O का वेट क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या रहता है गाइस 18। इफ 18 ग्राम H2O इज देयर देन हाइड्रोजन कितना है भाई 2 ग्राम हाइड्रोजन, ओके। तो वाटर का कितना मास दिया गया, देन फिर 5.4 ग्राम H2O इज देयर देन 5.4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। फिर से अगर यहाँ पे 10 लगा दीजिए 10 लगा दीजिए, ओके, तो यहाँ पे 3 रहेगा तो 6/10 तो 0.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो कुल मिला के कार्बन एंड हाइड्रोजन टोटल वेट हमारे पास आ रहा है 3.0 ग्राम, ओके। कार्बन और हाइड्रोजन का टोटल वेट कितना रहता है भाई 3 ग्राम, और यहाँ पे हमें रिएक्टेंट का भी कितना मास दिया गया है 3 ग्राम। तो कुल मिला के जो कार्बन और हाइड्रोजन का वेट है वो कांस्टेंट ही रह रहा है गाइस, ओके। और कांस्टेंट रहेगा तो हम बोल सकते हैं ये जो डेटा हमें दिया गया है वो कौन से वाले लॉ को ओबे कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं गाइस। ओके,
नाउ नेक्स्ट वाला सी। ओके, क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। 2 ऑक्साइड्स ऑफ मेटल वर फाउंड टू कंटेन 31.6% एंड 48% ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। तो हमें 2 मेटालिक ऑक्साइड दिए गए, उसमें पहले वाले में ये बता दिया है 31.6% ऑक्सीजन। ओके, और मेटालिक ऑक्साइड है तो सीधी सी बात है 100 में से वाला निकाल देंगे तो बाकी का जो रहेगा वो क्या रहेगा, मेटल रहेगा। ओके, तो सीधी बात है 100 माइनस 31.6 जब हम करेंगे तो कितना रहेगा भाई, 30 मीन्स का 69, तो 68.4% यहाँ पे मेटल रहेगा, ये पहला वाला ऑक्साइड। और दूसरा वाला मैं बोल दिया है 48% ऑफ ऑक्सीजन, तो सीधी सी बात है यहाँ पे वो मेटल कितना रहेगा, 52% रहेगा। इफ द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड, ओके फर्स्ट ऑक्साइड का हमें फॉर्मूला दिया गया है रिप्रेजेंटेड बाय M2O3, तो हमारे पास जो 2 ऑक्साइड है उसमें से एक का तो फॉर्मूला दिया गया है M2O3, देन फाइंड दैट ऑफ द अदर, तो जो दूसरा वाला यहाँ पे जो ऑक्साइड रहेगा उसका हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। गाइस, ये जो क्वेश्चन है वो लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के कंसेप्ट्स थ्रू है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, फिर से मैंने जैसे कि लेक्चर के शुरुआत में मैंने बता दिया था, 2 एलिमेंट 2 कंपाउंड, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट मेटल एंड ऑक्सीजन है, मेटल एंड ऑक्सीजन, लेकिन उसमें से 2 कंपाउंड बन रहे, तो वैसे ही हमें पता चल जाता है कौन सा वाला लॉ ऑफ होगा यहाँ पे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो जो भी ट्रिक बताई है रेगुलर लेक्चर में, क्योंकि वो ट्रिक आपको एमसीक्यू फटाफट सॉल्व करने में बहुत ही काम आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं भाई, तो सबसे पहले बता देते हैं कि भाई 68.4 ग्राम, ओके, एम इज देयर, देन नंबर ऑफ मेटल कितना है भाई, 2 एटम्स ऑफ एम। अगर 68.4 ग्राम एम रहेगा तो मेटल का एटम कितने हैं भाई, 2 एटम्स है। तो अगर 52 रहेगा तो 52 ग्राम ऑफ एम, देन 52 into 2, ओके, अपॉन 68.4, तो यहाँ पे कितने मेटल रहेंगे, तो ए वाला कैलकुलेशन करने से आई थिंक 1.5 आएगा, तो 1.5 एटम्स ऑफ एम, ठीक है। उसी हिसाब से हम ऑक्सीजन पर से भी कहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो इफ 31.6 ग्राम ऑक्सीजन इज देयर, देन हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। So therefore, if 48 gram oxygen is there, then 48 into 3, okay, तो 31.6, तो ये वाला कैलकुलेशन करने से आपको मिलेगा 4.5 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो सीधी सी बात है, एम और ऑक्सीजन ये दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं, तो 1.5 और 4.5, तो कितना रहेगा भाई, 1/3। दैट मीन्स जो अगला वाला मीन्स कि जो दूसरा ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, MO3 रहेगा। ओके, तो जितना ही अच्छी तरह से सोचोगे उतना ही इजी रहेगा। ओके, तो वेट पर हमने एटम्स निकाल लिए। इफ 68.4 ग्राम एम इज देयर, देन 2 एटम्स ऑफ एम, एंड 52 ग्राम एम इज देयर, देन 1.5 एटम्स। तो ऐसे करके हमने, ओके, जो मेटालिक ऑक्साइड है उसका दूसरा वाला जो मेटालिक ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला हमने निकाल लिया है, जो क्या है, MO3 है। ओके, तो MO3 है। नाउ गाइस, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, ओके, जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट दोनों ऑक्साइड में सेम रहता है, लेकिन जो मेटल है, यहाँ पे मेटल 1 है, यहाँ पे मेटल 2 है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे मेटल है वो मल्टीपल, सिंपल मल्टीपल में, तो ये कौन सा वाला लॉ हो गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है गाइस। ओके, और लास्ट वाला न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं गाइस। ओके, चलो लास्ट वाला, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो लास्ट वाला न्यूमेरिकल की हम बात कर लेते हैं, डी। वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन बाय हीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटालिक कॉपर। ओके, तो हमें सबसे पहले तो मेटालिक कॉपर दिया गया है 2.16 ग्राम ऑफ मेटालिक कॉपर विद HNO3। ओके, तो HNO3 के साथ हीट किया है, तो सीधी सी बात है, हमें मालूम है HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सीधी सी बात है, तो कॉपर नाइट्रेट बनाएगा यहाँ पे।
क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट। ओके, कॉपर विथ HNO3 एंड सब्सिक्वेंट इग्निशन वाज 2. ओके, तो फिर से इग्निशन किया, मींस के हीट कर दिया, तो हमें यहाँ पे मिलता है कॉपर ऑक्साइड। ओके, और वो जो कॉपर ऑक्साइड का वेट है वो हमें दिया गया है 2.7 ग्राम। ठीक है। इन अदर एक्सपेरिमेंट गाइस, फिर से याद कीजिए, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया था, अगर कोई सेम कंपाउंड रहेगा, उसके जो वे ऑफ प्रिपरेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड दी गई हो, तो वो कौन सा वाला लॉ होगा, मैंने पहले ही बता दिया था, वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा। तो देख सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो जो भी हिंट बताइए, फिर से एक बार, 3 एलिमेंट 3 कंपाउंड, देन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, 2 एलिमेंट 2 कंपाउंड, देन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का वेट सेम रहेगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और अगर कोई सेम कंपाउंड के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज दिए गए होते और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड दी गई होती प्रिपरेशन की, जैसे कि यहाँ पे है, तो वो कौन सा वाला लॉ आएगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे भी ये पढ़ा हमने इन अदर एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब क्या है, ए वाली कोई एक प्रिपरेशन मेथड है और ए वाली कोई दूसरी मेथड है, 2 मेथड दी गई है, तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन रहेगा। ठीक है, पढ़ते इन अदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन। ओके, तो अब हमें क्या दिया गया, कॉपर ऑक्साइड दिया गया है 1.15 ग्राम, उसका रिडक्शन किया है, क्या किया भाई, रिडक्शन। ओके, रिडक्शन इल्ड एट 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर, तो हमें कॉपर मिल रहा है 0.92 ग्राम। तो show that the given data illustrate the law of definite proportion. Guys, तो हम क्या कर रहे थे, अगर डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमें क्या करना होता है भाई, डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमें ओके जो भी एलिमेंट है, मान लीजिए यहाँ पे कॉपर है, ऑक्सीजन है, अगर उसके हम परसेंटेज फाइंड आउट कर लें और दोनों में अगर यहाँ पे भी कॉपर की जितनी परसेंटेज है उतनी यहाँ पे मिल जाएगी, ओके, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉपर का जो अमाउंट है वो डेफिनेट अमाउंट है। ओके, सेम टू सेम ऑक्सीजन की परसेंटेज अगर दोनों में सेम रहेगी, तो वी कैन से दैट द गिवन डेटा विल इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आइदर कॉपर की परसेंटेज निकाल लीजिए और ऑक्सीजन की किसी भी एक की निकालोगे तो भी पता चल जाएगा। मान लीजिए मैं कॉपर की परसेंटेज निकाल लेता हूँ, तो पहला वाले सैंपल में यहाँ पे पहली वाली जो रिएक्शन है, पहले उसमें मैं कॉपर की परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाल लेता हूँ। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर, तो वेट ऑफ कॉपर अपन टोटल वेट इनटू 100, ठीक है ना। तो वेट ऑफ कॉपर कितना दिया गया है भाई, 2.16 ग्राम कॉपर। टोटल वेट कॉपर ऑक्साइड का कितना है, 2.7 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ए वाला जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 80% मिलेगा। अब दूसरे सैंपल की बात करते हैं। यहाँ पे हम परसेंटेज ऑफ कॉपर फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो फिर से वेट ऑफ कॉपर कितना है भाई, 0.92। टोटल वेट कॉपर ऑक्साइड का कितना है, 1.15 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ए वाला भी 80% रहेगा। उसी तरह से गाइस, अगर कॉपर 80% है तो ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन कितना रहेगा भाई, 20%। तो अगर आप यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालोगे तो भी वही आंसर आने वाला है। ठीक है, यही आंसर तो आने वाला है। तो क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का वेट निकालने के लिए 2.7 में से 2.60, टोटल जो कॉपर ऑक्साइड है उसका वेट 2.7 है, उसमें से अगर मैं कॉपर का वेट निकाल दूंगा तो हम बोल सकते हैं 2.70। चलो ये क्या है भाई, 2.70 है। ओके, तो कितना रहेगा ऑक्सीजन का वेट, 0.56 रहेगा। ओके, 0.56, यहाँ में मैं 56 जोड़ दूंगा तो 2.7 रहेगा। तो ऑक्सीजन का वेट रहेगा 0.56, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल दीजिए, ऑक्सीजन का वेट अपन टोटल वेट इंटू 100, तो 20% रहेगा। यहाँ पे भी आप ऑक्सीजन के वेट निकाल सकते हो। यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट कितना रहेगा भाई, 1.15 में से 0.92 बात कर दीजिए। ओके, तो 15 तो वो ए और 8 तो 0.23 रहेगा ना। यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट कितना रहेगा, 0.23। टोटल वेट में से कॉपर का वेट बात कर दीजिए, तो 1.15 माइनस 0.92 तो 0.23 अपॉन टोटल वेट, मान लीजिए हम करके ही देखते हैं। चलो, तो पहले वाले सैंपल में वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा भाई, तो जो टोटल वेट है 2.70 माइनस 2.60, ओके, तो क्या रहेगा भाई 0.54 रहेगा, सॉरी 0.54 ग्राम। ओके, 0.54 ग्राम रहेगा ना।
परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। तो वेट कितना रहेगा भाई ऑक्सीजन का 0.54, टोटल वेट कितना है 2.7 है इंटू 100, तो ये क्या रहेगा भाई 20% रहेगा। उसी हिसाब से दूसरे वाले सैंपल में, ओके ये पहला वाला सैंपल था, दूसरे वाले सैंपल में अगर वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाले तो यहाँ पे टोटल वेट कितना है भाई 1.15 माइनस कॉपर का वेट बात कर दीजिए 0.92, तो वो रहेगा 0.23 ग्राम, 0.23 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे निकाल दीजिए 0.23, टोटल वेट कितना है कॉपर ऑक्साइड का 1.15 इंटू 100, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा भाई 20%। तो आप चाहे कॉपर की परसेंटेज निकालो या ऑक्सीजन के परसेंटेज निकालो, दोनों सैंपल में कॉपर और ऑक्सीजन की परसेंटेज सेम रहती है गाइस। ओके अगर दोनों सैंपल में सेम रहती है तो वी कैन से दैट द गिवन डेटा ओबेज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेस पे जो न्यूमेरिकल आता है उसके बारे में आज हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, और जो अगर एमसीक्यू फॉर्म में आ जाए तो मैंने फिर से एक बार ट्रिक बता देता हूँ। मैंने बोला 3 एलिमेंट 3 कंपाउंड, देन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, 3 एलिमेंट 3 कंपाउंड, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके ये वाला कौन सा था कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने बता दिया अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टोटल वेट सेम रहेगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। ओके ज़्यादातर ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास वाली रिएक्शन है वो कंबशन रिएक्शन है, क्योंकि जो एंटोनी लेवेजर था ओके उसने ही बताया था, मीन्स के उसने कंबशन रिएक्शन की स्टडी की थी और उसी स्टडी पर से उन्होंने ओके ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिराइव किया था। ठीक है, नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या रहेगा 2 एलिमेंट ओके 2 कंपाउंड, या 3 एलिमेंट 3 कंपाउंड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 एलिमेंट 2 कंपाउंड रहेगा। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में मैंने क्या बोला कि उसको सेम सैंपल और ओके कोई सेम सैंपल रहेगा, उसके जो या तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन मेथड दी गई होती है या तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज दिए गए होते हैं। ठीक है, तो सोर्सेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन मेथड हो तो वो कौन सा वाला लॉ आएगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो गाइस एमसीक्यू के लिए वो ओके उसमें अगर हम एमसीक्यू के में न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा, लेकिन उसमें जो एक ट्रिक बताई है वही उसी ट्रिक पर से आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जरूर शेयर कीजिएगा जिससे आपके फ्रेंड्स को भी ओके काम लग सके। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, बराबर से रिवीजन कीजिए ओके और पूरा स्कोर कीजिए। ठीक है, स्कोर हमें अच्छा लाना ही है गाइस ओके, हमें अच्छा स्कोर बनाना ही है, अच्छा स्कोर बनाना है तो ऐसे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, हैव ए गुड डे गाइस, बेस्ट ऑफ लक।